Hello and welcome to Frontline Conversations. The recent tragic incident of honor killing in Maharashtra has brought the struggles of intercaste and interfaith couples back into the spotlight. Today, we have the privilege of speaking with Lata Singh. Many of you may be aware of 2006 Supreme Court judgment in her case. It was a milestone in establishment of guidelines that protect such couples in distress. How far we have come since then, what still needs to be done, and most importantly, what societal changes are required to prevent such incidents in future. With Lata Singh, we discuss these questions in today's podcast. Lata ji, thank you for your time. Thank you for joining us. जी। सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, आज के संदर्भ में उसका क्या रेलेवेंस है? हाँ, मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर बताऊँ तो मैं राजपूत फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने जिससे शादी की है वो बनिया फैमिली जो होती है, गुप्ता बनिया कास्ट में, उनसे शादी की है। मेरी कास्ट के 16 गांव थे और जिसमें एक बनिया फैमिली थी। तो मेरा अपनी पसंद से जीवन साथी को चुनना वो किसी एक फैमिली के ईगो का प्रश्न नहीं था। वो उतने 17 गांव के लिए नाक का सवाल था कि वो एक लड़का इतने लोगों के बीच में से कैसे उसने हमारी इज्जत पे हमला कर दिया जो शादी कर ली। हालांकि ये किसी विरोध का प्रतीक नहीं था कि मैंने कोई विरोध किया है, किसी चीज़ परंपराओं को तोड़ा है। ये अपनी जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, मैंने केवल उसका प्रयोग करते हुए अपने जीवन साथी का चयन किया है। पर लोगों ने इसको अपनी इज्जत से जोड़ दिया है। मेरे इस फैसले को जब मैंने जीवन साथी को अपने चूज़ किया, उसके बाद में जो कुछ होता है कि मुझे अ, अपने भाइयों के माता-पिता तो मेरी शादी से पहले ही गुज़र गए थे, पर अपने भाइयों के विरोध का इतना ज़्यादा सामना करना पड़ा कि मुझे उस उत्तर प्रदेश राज्य को ही छोड़ना पड़ा। और सिर्फ़ मैंने नहीं छोड़ा है, मेरे पूरे हस्बैंड की पूरी फ़ैमिली ने, जिसमें 6 भाई थे, 2 बहन, माता-पिता, उन सब ने अपना घर, परिवार, खेत खलिहान, प्रॉपर्टी सब कुछ उसी दिन छोड़ दिया। जैसा था वैसे ही छोड़ के निकल गए। वो डर इतना ज़्यादा था। सबसे पहले सेशन कोर्ट से शुरू हुई लड़ाई, जहाँ पे मेरे भाइयों ने एफआईआर करवा दी कि गुप्ता फैमिली ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है, उसके साथ में रेप किया है। पहले ये एफआईआर हुई, तो फिर मेरे स्टेटमेंट के बाद में जब ये स्टेटमेंट तक की जर्नी जितना जल्दी मैं बोलती हूँ इतनी जल्दी नहीं हुई है। वो बहुत लंबी, कि जहाँ वो स्थिति आने में 1-2 साल का समय लग गया कि जब कोर्ट ने ये माना कि हाँ, लता सिंह का स्टेटमेंट सुनना चाहिए। लेकिन हम फिर भी उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते थे, जितना खतरा था। तो उत्तर प्रदेश के एसएसपी बीवी बख्शी उस समय मेरा बयान लेने के लिए महिला आयोग जयपुर ही आए थे। क्योंकि जयपुर महिला आयोग ने ये बोला था कि हम लता सिंह को उत्तर प्रदेश तब तक नहीं भेज सकते हैं जब तक आप इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं नहीं लें। देते। और वहाँ का डिपार्टमेंट इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। तो बख्शी साहब वहीं आए थे और उसके बाद मेरा स्टेटमेंट हुआ। मेरे स्टेटमेंट हो जाने के बाद में, क्योंकि मैं उस समय एमए कर रही थी, बालिग थी, और मैंने बताया कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया है। उसके बाद में जब पुलिस ने एफआईआर लगा दी इस केस में, तो उसके बाद में दोबारा इस केस में एक एप्लीकेशन के साथ में चैलेंज किया गया इस एफआईआर को कि लता सिंह जो हैं वो मेंटली चैलेंज्ड हैं। तो जो जयपुर का जो मानसिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक पूरा बोर्ड नियुक्त किया गया कि आप इन चेक करके बताएं कि लता सिंह स्वस्थ हैं या नहीं है, अपना निर्णय मानसिक तौर पे मेंटली। मानसिक तौर पे कि अपना निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं है। तो वो बोर्ड के साथ में कई बार में मीटिंग हुई, टेस्ट हुए,
फिर फाइनली मुझे उनको बोलना पड़ा कि आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हिंदी से एमए कर रही हूँ और आप मुझे उसी लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते वाह! हैं। तो उसके बाद में वो फिर मुझे वहाँ से वो सर्टिफ़िकेट मिला कि हाँ, मैं सही हूँ। लेकिन ये फिर केस ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। ये लगाने के बाद भी जो एफआईआर हुई थी वो मेरे हस्बैंड के साथ में ही उनके पाँचों भाइयों के नाम थी। और ये किडनैपिंग का केस था? हाँ, किडनैपिंग और रेप जैसा। और केवल भाइयों के नाम नहीं, मेरी जो भाइयों की उस समय जो शादी हो गई थी, मेरी जेठानी थी उनके नाम से, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड राकेश गुप्ता के नाम से। तो उस समय ऐसा हुआ कि जब तक हमने स्टेटमेंट दिया अपना, पुलिस गई, तब तक 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी थी। जिसमें मेरी दोनों ननद और उनके हस्बैंड थे और एक चाचा के लड़के थे। तो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर उसमें चार्ज पेश हो गया था, तो वो लोग जेल में थे। तो जेल में, जब लखनऊ जेल में मेरी सिस्टर इन लॉ रही हैं 6 महीने, मेरे नंदोई भी और एक जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी रहे हैं। तो उस समय 6 महीने के दौरान कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं जा सका। कोई भी, मेरा रिलेटिव भी, मतलब मेरे रिलेटिव से मतलब मेरी इन-लॉज़ फैमिली का कोई भी रिलेटिव, कि जैसे ही वहाँ पे कोई मिलने के लिए जाता था तो ये हो जाता कि अ, मेरे भाइयों तक खबर पहले पहुँच जाती थी कि फलाँ व्यक्ति से कोई मिलने के लिए आया है। तो वो आके इतना उसको डराते धमकाते थे कि अगर तुम मिलने आए हो तो तुम्हें पता होगा कि लता कहाँ पे है। और हम लोग शादी करने के बाद 7 नवंबर को हम लोगों ने शादी की। 2 नवंबर को मैं कौन-सा घर से साल था ये? सन 2000। 2 नवंबर को मैं घर से निकली हूँ और 7 नवंबर को शादी की है। और 10 तारीख को मुझे ये पता चला है कि मेरे भाइयों को पता चल गया है कि मैं दिल्ली में कहाँ पे हूँ और मैंने शादी कर ली। तो 10 नवंबर को हम लोग तुरंत उसी स्थिति में हिमाचल निकल गए। तो पीछे से क्या हो रहा है, उस समय मोबाइल का समय नहीं था, तो वो हम लोगों को नहीं पता था। और भाइयों को भी नहीं पता था कि हम लोग कहाँ चले गए हैं। तो इधर इन लोगों को ना पकड़ना, पुलिस द्वारा पकड़ना और जेल में भेजना, जिनके जो नहीं, जो रिश्तेदार हैं जिनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, तो उसको भी पुलिस द्वारा जबरन उठा लेना, 15-15 दिन रखना। पहले तो राजस्थान महिला आयोग ने ये कह के मेरा केस को डिनाई कर दिया कि ये उत्तर प्रदेश का मामला है, तो आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग में जाएं। पर वहाँ पे उस समय सचिव थी अपर्णा सहाय। टचवुड की वो मुझे मिली जो आज तक मेरे साथ में संपर्क है। में हैं? हाँ, तो उन्होंने इस बात को समझा कि मैं यूपी जाऊँगी कैसे? भले ही महिला आयोग में जाऊँ, जाके अपनी बात कहूँ, पर यूपी के अंदर एंटर होते ही तीर मार दी जाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई कोई छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं थे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो जानती थी कि मेरे भाइयों जिसको भी वहाँ पे चुनाव जीतना है, तो उनको मेरे भाइयों से संपर्क करना पड़ेगा। तो उस तरीके की इमेज और वो उनका प्रभुत्व था। तो फिर वापस जब मैं यहाँ पे आई, जब उसके बाद में महिला आयोग गई, उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने ये एश्योर किया कि आप केस यहीं से चलेगा, आपको उत्तर प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद में उन्होंने एप्लीकेशन लिखाना और जो भी बयान लेना, उनकी कोशिश का ये नतीजा था कि बीबी बख्शी साहब 1 साल बाद हमारा स्टेटमेंट लेने के लिए आए। लेकिन ये इसके बाद में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई, वो उनको कैसे लेके हम लखनऊ जाएँ, क्योंकि लखनऊ सेशन कोर्ट में ये केस चल रहा था। क्योंकि वहाँ जाने का मतलब ये नहीं पता होता था कि वापस जब हम आएँगे तो उसमें से हम 4-5 लोग जो जा रहे हैं, तो ज़िंदा कितने लोग आएँगे। मेरे जब 164 के बयान हुए हैं, तो उस समय मैं जेल के सॉरी कोर्ट के अंदर जब गई हूँ, तो मैं पूरा बुर्का-वुर्का डाल के गई थी। मैं अंदर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कब घुसी हूँ, ये भाइयों को नहीं पता चला। क्योंकि उनका तो ये था कि कोर्ट में मिल जाओ, कहीं भी मिल जाओ, हम कोर्ट में ही मार देंगे। तो कब मेरे बयान हुए ये उनको पता नहीं चला। लेकिन जब मैं
बयान दे के वापस आई हूँ तो कानपुर में, दिल्ली वापस जाते समय कानपुर में मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया था। तो उस समय मेरी 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो जो एक बस स्टैंड की जो वॉल होती है 6 से 7 फीट ऊँची, तब मैं रात का समय था 1 डेढ़ बजे करीब, तो मैं वो वॉल पे चढ़ी और बैक साइड में कूद गई। और मुझे बिना ये देखे हुए कि रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं भागती रही। थोड़ी दूर पे रोशनी दिखाई दी तो मैं वहीं घुस गई, तो वो एक बेकरी की दुकान थी और सर्दी का समय था, मैं काफ़ी भीग रही थी। तो वो एक बुज़ुर्ग सा व्यक्ति था, तो उसने मुझे बिल्कुल वो जो उसकी भट्टी होती है उसके सामने बैठाल दिया, क्योंकि उसको दिख रहा था कि मैं 7 महीने की एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी है। हैं, तो ठीक। इसलिए उसने तुरंत मुझे चाय दी। और उसके बाद में जब मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हुई तो मैंने उससे पूछा कि आस-पास कोई पुलिस स्टेशन हो तो आप बता दो मुझे, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं क्या आप मुझे? तो उसने कहा हाँ ठीक है, आप थोड़ा-सा रिलैक्स करो, फिर सुबह 4 बजे तक इंतज़ार करो, 4-5 बजे तक। 5-6 बजे मैं पास के पुलिस स्टेशन गई और मैंने कहा, बताया उनको कि आप मुझे किसी तरीके से यहाँ से सुरक्षित निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पुलिस की गाड़ी में तो नहीं भेज सकते, ना ही पुलिस वालों को आपको, हम आपको यहाँ से गाड़ी ज़रूर करवा सकते हैं। मैंने ठीक है, आप आगरा तक के लिए गाड़ी करवा दें। तो वहाँ से गाड़ी से मैं आगरा पहुँची हूँ, तो 9-10 बजे तो वो कपड़े जो थे एकदम गंदे-संदे थे भागने की वजह से, तो मैं किसी भी होटल या फिर मतलब धर्मशाला में जाके बोलती थी कि मुझे नहाना है। तो वो उनको लगता था पता नहीं शायद कोई माँगने वाला है, भीख-वीख माँगने वाली है, तो वो भगा देते थे। तो खैर एक जगह मुझे उन उन किसी को लगा कि जब मैंने ठीक से बात की कि नहीं कोई, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप नहा लीजिए। तो लगातार जब मैं भागती रही थी तो जो हम लोग पाजेब पहनते हैं, पायल, घर से बड़ा मुझे बोला गया था कि आप मंगलसूत्र पहन के जाएँ और पायल पहन के जाएँ ताकि आपको लगे कि आप शादीशुदा हैं। तो वो मेरे 2-3 अंगुल अंदर पैर में धँस गई थी। स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आ गई थी और वहाँ से ब्लड काफ़ी रिस रहा था। उनकी एफआईआर में कितने लोगों का नाम मेंशन था उसमें, हाँ, आपके उस हस्बैंड के अलावा? 12 लोगों का था लेकिन बाद में सिर्फ़ बाकी लोगों के नाम हट गए और उसमें केवल जिन तो लोगों के खिलाफ ये जो चार्जशीट। आपको कोर्ट से रिलीफ मिला, जो हुँ। आपने कहा कि बाकी लोगों के नाम कट गए उसमें से, ये पहला रिलीफ कोर्ट से आपको कब मिला? नहीं, ये रिलीफ़ कोर्ट से नहीं मिला था। ये इसी बीच मतलब महिला आयोग और दिल्ली में ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यहाँ भी मैं गई थी। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ से मुझे मदद मिल मिल सकती सकती है, है। मैं हर उस जगह जा रही थी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जब मैं गई थी तो वहाँ पे उस समय चेयरपर्सन थे जेएस वर्मा साहब। तो उन्होंने ये सारा जब सारी जो केस को देखा तो उनके इंटरवेंशन से एफआईआर में नाम वो हटे थे। और साथ ही जो मेरी दोनों ननंदों की जो ज़मानत हुई थी चारों की, वो उनके पर्सनल बॉन्ड से हुई थी। और उन्होंने मेक श्योर किया था कि किसी को पता ना चले कि ज़मानत कब हुई है और ये लोग कब बाहर आ रहे हैं, जिस हिसाब की स्थिति है। तो आपका केस ट्रांसफ़र कब हुआ लखनऊ तो से? हम 2004 में फिर हम लोग 2004 में, और 4 साल ये आपको संघर्ष करना 4 पड़ा। साल तक ये मतलब तब 2001 में जुलाई 1 में और 29 जुलाई को मेरा बेटा हुआ। तो वो उस बेटे के साथ ही मैं जहाँ-जहाँ जाना होता था उसको लेके ही। साथ में। हाँ, वो तो 2004 में मुझे लगा कि लखनऊ से रिलीफ़ नहीं मिल पाएगा। तो फिर ये केस कहाँ ट्रांसफ़र हुआ और इसमें क्या कोई इंटरवेंशन था हाई कोर्ट का? हाँ, एक्चुअली जब मैं लखनऊ जाती तो वहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशन आली करके एक ऑर्गनाइज़ेशन थी। उसने मेरी बहुत मदद की। मतलब लखनऊ जाकर रहने से लेके सुरक्षा, पुलिस से सुरक्षा दिलाने या कोर्ट में जाके तारीख करवाने, इन सब में वो इतना ज़्यादा एक्टिवली हमारे साथ में रहे। आप ये समझिए कि आली के ऑफ़िस में मैं 1-1 महीने तक इस तरीके से रुकी हूँ कि वो दिन में तो ऑफ़िस खुला है, तो दिन में उनके ऑफ़िस में रुकी हूँ और रात को जाने से पहले वो लोग ऑफ़िस के अंदर हो जाती है और वो लोग बाहर से ताला लगा जाते थे। आली का ऑफ़िस एक रिटायर्ड जज थे, उनके घर के बगल में था, तो वो सिक्योरिटी बाहर रहती थी उनके यहाँ। वकील के साथ में जो ऐसा हुआ कि लखनऊ में मैंने
मैंने खुद ने जितने वकील किए, वो अगली बार जब मैं तारीख पे गई हूँ तो वो सभी भाइयों से मिल गए थे। मतलब कि वो उनके उनसे पैसे इन्फ्लुएंस ले, में आ गए हाँ, और कि उनसे पैसे ले रहे थे इस बात के कि वो केस ना लड़ें, मुझसे ले रहे थे कि हम आपका केस देख रहे हैं। उसके बाद जब मैं आली से मिली तो आली के द्वारा जो वकील कराए गए नंदी श्रीवास्तव, उन्होंने मेरा केस को जैसे हाई जैसे जमा वारंट हो गए, उसके बाद में गैर जमानती वारंट हुए, उसके बाद वो सारा कुछ उन्होंने कोर्ट में देखा, बिना मुझसे एक पैसा लिए हुए। क्योंकि वहाँ उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी वकील को पैसे दे पाती। और इसके बाद में मुझे लगा कि लखनऊ से रिलीफ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बार-बार जाना में तो लाइफ़ बहुत स्ट्रगल कर रही है। तब फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ 2-3 वकीलों से मिली। 1-2 वकीलों ने मुझसे ये कह के मेरे केस को डिनाई के कर दिया कि हम सोशल वर्क नहीं करते। मतलब आप फ़ीस प्रो दें, बोनो नहीं करेंगे, फीस लेंगे। हाँ, फ़ीस दें तो फिर हम केस करें। फिर मैं शाकेश कुमार के पास में गई, जो अपर्णा मैडम ने ही मुझे उनका नाम सजेस्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल वर्क करता हूँ, और फिर उन्होंने इस केस को लड़ा, और उन्होंने भी मुझसे अपनी कोई फ़ीस नहीं ली। तो सन 2000 7 जुलाई 2006 में फिर इस केस का डिसीजन आया। तो अभी आपने जब ये महाराष्ट्र वाला जो मर्डर हुआ, मीडिया में जब आपने ये न्यूज़ देखी तो पहला थॉट क्या था जो आपके माइंड में ट्रिगर हुआ? मुझे लग रहा था कि सबसे पहले तो ये था कि कानून कहाँ है और अवेयरनेस कहाँ है। अगर 20 साल लगभग होने जा रहे हैं इस जजमेंट को, इसके साथ बाद में बहुत अच्छे-अच्छे जजमेंट आए हैं। शक्ति वाहिनी का जजमेंट 2018 में आया है, शफ़ीन का जजमेंट आया है। तो इतने अच्छे-अच्छे जजमेंट आने के बाद में, और वो उस जजमेंट में पुलिस के लिए बिल्कुल सख्त और बिल्कुल साफ निर्देश हैं कि उनको क्या करना है। अगर इतने कानून आने के बाद में पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, तो धरातल पे उस जजमेंट की क्या अहमियत उपयोगिता रहती है? है। कोई उपयोगिता नहीं है। 2006 से ऑनवर्ड्स इसमें और भी इस तरह की जजमेंट्स आई हैं, अ, और जब आप अपनी जजमेंट देखती हैं और आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है, कुछ बदला है इन सारे सालों में? बिल्कुल। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 10 से 15%, और वो भी शहरी क्षेत्रों में जहाँ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने बच्चों की पसंद और नापसंद को थोड़ा-सा अहमियत देते हैं। या वो लोग, यूथ जो है वो थोड़ा और लीगली थोड़ा-सा, अवेयर है? हाँ, थोड़ा-सा युवा सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी तरीके से वो थोड़ा-सा अवेयर हैं कि उनको क्या चाहिए और उनके लिए क्या सही है। इस वजह से लेकिन अगर हम गाँव में देखें तो गाँव में आज भी जो लड़की का पसंद है वो इज़्ज़त का सवाल है, कि मतलब वो वही निश्चित करेंगे कि उनको शादी कहाँ करनी है। ल लड़की की पसंद नापसंद से उनको कोई लेना-देना। तो गाँव में तो अभी भी वो जाति, धर्म और संस्कृति वाली जो मानसिकता है वो कहीं से भी चेंज नहीं हुई है। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने एक्टिविज़्म, अपनी संस्था के बारे में कुछ बताइए हमें, किस तरह का काम आप कर रही हैं? मैं रिसोर्स इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स RHR में काम करती हूँ। उसमें प्रोग्राम मैनेजर के पद पे हूँ, और बोर्ड मेंबर में जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पे जो मैं 2 तरीके के काम करती हूँ। जी। राइट टू चॉइस के जो केसेस हैं, वो लगभग मुझे 20 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे एनजीओ के मार्फ़त भी लोग आ जाते हैं, और जहाँ भी मैं किसी भी लेक्चर के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए जाती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि अगर यूथ के साथ में अगर मैं काम किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ, तो बताती हूँ कि मेरा एक काम ये भी है कि अगर आप लोग को किसी के साथ में आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है, इसके बदले में आपसे किसी तरीके की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। चाहे वो परामर्श के लिए हो, चाहे वो आपकी काउंसलिंग के लिए हो, चाहे वो लीगल सपोर्ट के लिए हो। दूसरा, मैं
हम RIHR का ही एक इनिशिएटिव है स्नेह आंगन। हम गांधीनगर महिला थाना जयपुर के अंदर ही हमारा ऑफिस है और वहाँ पे मैं बच्चों के लिए पॉक्सो से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए काम करती हूँ। उसमें हमारी एक पूरी टीम है जिसमें सर्टिफाइड काउंसलर जो हैं जिसके पास लाइसेंस है वो रहते हैं, वकील हैं, कोर्ट में देखने के लिए केस सपोर्ट पर्सन है। तो हम उस बच्चे की मदद, जिस दिन से FIR लॉन्च हुई है या FIR नहीं हो पाई है किसी वजह से और हमारे पास तक वो केस आया है, तो हम उसको पुलिस के स्तर पे, उसके बाद में फिर कोर्ट के स्तर पे, उसके बाद में जब तक कि उसका केस फाइनल नहीं हो जाता, डिसीजन नहीं हो जाता है, वहाँ तक देखते हैं। और उसके बाद भी अगर किसी कोई बच्ची है जो डिसीजन के बाद भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाती है, तो लगातार उसके साथ फॉलोअप में रहते हैं। और जिस दिन मुझे ये लगता है कि अब बच्चे अब मेन स्ट्रीम से जुड़ गई है अपना और उस एक्सीडेंट को हमें नहीं दोबारा दोहराना है, तो उस दिन मैं उससे कहती हूँ कि कभी तुम्हारे संपर्क में कोई बच्चा अगर आए तो उसको मुझ तक ज़रूर लाना, लेकिन आज के बाद में अब तुम मुझे भी भूल जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर वो बच्ची मुझे याद रखेगी तो वो बाकी की चीज़ें भी रिवाइव रिवाइव होंगी होती होंगी। रहेंगी। तो मैं मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसको बोलती हूँ कि आप तुम अपनी जीवन अपने हिसाब से जियो और कुछ भी पीछे का कुछ भी याद नहीं है, वो पेज बिल्कुल चिपका दो और उसके साथ-साथ इन घटनाओं के साथ-साथ में मुझे भी भुला दो। और जब इस तरह के इंटरकास्ट इंटरफेथ कपल्स आपके पास आते हैं, तो हुँ, हुँ। आप उनको क्या एडवाइस करती हैं या किस तरह से हेल्प करती हैं? अ, 2 तरीके से कपल्स मेरे साथ में आते हैं, या तो वो जिनको शादी करनी होती है या फिर वो लोग जो शादी कर चुके हैं उसके बाद में जो वायलेंस का वो किसी न किसी तरीके से सामना कर रहे हैं। तो फिर मैं उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से डिवाइड करती हूँ कि मतलब उनको किस तरीके की सहायता चाहिए। अगर शादी करने के लिए आए हैं तो उनको सारी कंडीशंस बताती हूँ कि आपकी शादी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बालिग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तरीके हैं शादी करने के लिए। और शादी करने के बाद में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके लिए मेंटली बहुत प्रिपेयर करती हूँ उनको कि ये चीज़ें आ सकती हैं। उस समय आपको इतना होपलेस नहीं है। लड़की को मैं बहुत ज़्यादा अपने केस का अनुभव के आधार पे बताती हूँ कि बाद में आपको बयान चेंज नहीं करने हैं, नहीं तो एक पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत बार हुआ है, मतलब जो केसेस मैंने भी जो देख रही थी उसमें भी ये ऐसा बहुत बार हुआ है कि शादी के बाद में या फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो लड़कियां अपने बयान से पलट जाती हैं। तो उनको हम पहले समय देते हैं इस बात के लिए, आप कि बहुत अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, ऐसी-ऐसी स्थिति आ सकती हैं, सारी स्थितियों से उनको अवगत कराते हैं। और ये भी हौसला दिलाते हैं कि हम खड़े हैं उनके साथ में हर जगह पे, पर ये स्थिति आ सकती है, तो उस समय आपको होपलेस नहीं होना है। एक जब इस तरह के केसेस आप देखती हैं और उसमें अगर हम बात करें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की, उसमें जो लोग हैं, उसमें कितनी हद तक वो अपनी संवैधानिक अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं उसमें? या कि वो उनके ऊपर भी वो जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, तो उसका असर उनकी क्या प्रोफ़ेशनल ड्यूटी में भी रिफ्लेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। मुझे लगता है कि अगर हम 100 ऑफ़िसरों से मिलते हैं, अपने केस के लिए या फिर किसी अपने काम के दौरान में, तो शायद उसमें से 15 या 20 अफ़सर ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी पे रखते हैं। बाकी जो होते हैं वो किसी न किसी तरीके से उस मानसिकता से ग्रसित ही होते हैं कि नहीं, ये तो भाई उसने इज़्ज़त, अपने परिवार की इज़्ज़त से खिलवाड़ किया है तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, या फिर कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी तो अपने ही समाज में ठीक होती है। तो अ, बल्कि मेरे पास तो बहुत ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें 1-2 बच्चियाँ हैं जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, जिनके फादर या भाई वगैरह, तो वो भी, उनका भी ये 100% ये कोशिश होती है कि लड़की ने शादी भी कर ली तो भी कोई बात नहीं है, हम हमें वापस एक बार मिल जाए। तो या तो हम वापस
दबाव डाल के उस शादी को ही तोड़ देंगे या फिर दूसरी शादी के लिए तैयार कर लेंगे या फिर मार देंगे। वो व्यक्ति जो यूट्यूटरी से जुड़ी हुए हैं, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये लोगों के जब केस उनके सामने राइट टू चॉइस वाले केस जब आते होंगे उनके साथ सामने, तो वो किस तरीके का फैसला देते होंगे। अभी तक ऑनर किलिंग को जो है ना एक अलग से क्राइम नहीं माना गया है, उसको हम 302 की हत्या के उसमें ही उसको शामिल करते हैं। वो हत्या क्यों की गई है, इसको हम अभी तक अलग से उसको कहीं पे लिखते नहीं हैं कि ऑनर के नाम पे। तो ऑनर इसीलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारे संगठनों की, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी ये मतलब कोशिश है कि ऑनर किलिंग पे एक अलग से लॉ बने, ताकि जो लोग हत्याएँ करते हैं ना उनको एक बारे में उस बारे में पता भी हो कि अगर हमने इज़्ज़त के नाम पर लड़की को मार दिया या लड़के को मार दिया तो ये कानूनन अपराध है। हम उसको किसी लूट-पाट के दौरान हत्या, राहज़नी के दौरान हत्या, डकैती के दौरान हत्या या फिर जैसे पैसे के लिए हत्या, इन चीज़ों का रूप नहीं दे पाएँगे। अगर हमने इज़्ज़त के लिए अपनी बेटी को या बेटे को मार दिया है तो वो ऑनर किलिंग में ही शामिल किया जाएगा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए एक अलग से लॉ बने और वो एक बहुत ज़रूरी अलग है। से करैक्टरिस्टिक है इस तरह की जो वायलेंस होती है इंटर कास्ट इंटरफेथ कपल्स पे, ये हिंसा हमेशा सामूहिक होती है। ग्रुप में लोग एक इस तरह का मारपीट या हुँ, हत्या इस हुँ, तरह की वो करते हैं। तो 2011 में लॉ कमीशन 2012 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कानून प्रपोज़ किया था, एक ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली बिल्कुल, इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस बिल। अलायंस बिल। जी। तो इसकी इंटेंट तो कुछ ऐसी ही थी कि हाँ, बिल्कुल क्योंकि ऐसा होता है ऑनर किलिंग में कि आपने वापस बुलाया और पंचायत ने फैसला दिया कि इनको मार दो, तो वो एक अगर मदर फादर ना भी चाहें कि बच्चे को मारना है, तो भी उनको सामाजिक दबाव की वजह से भी और मतलब सभी लोगों के द्वारा ही वो किया जाता है, तो भीड़ को ये भी लगता है कि भीड़ द्वारा अगर हम किसी को मार रहे हैं, तो किसी यूनिवर्स में मेरा नाम थोड़ी आएगा। तो इस वजह से इस बिल को लाना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि इसको ये मतलब अटका दिया गया है राजनीतिक दलों द्वारा और तो बाकी इसमें की। आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल विल नहीं है? हाँ, राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं हाँ, बिल्कुल क्योंकि कई सारे स्टेटों ने तो इसमें ये बोला है कि ये हमारे सामाजिक ढाँचा जो है उसमें बहुत हस्तक्षेप करता है। परंपराओं को अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप चले जाइए और पुराने समय में और फिर स्वयंवर क्या था? अगर आप पुराने ही चीज़ों को फ़ॉलो करते स्वयंवर तो एक वो अधिकार था ना एक अधिकार एक था। लड़की का कि वो अपने वर को स्वयं चुन सके, यही तो हमारा अधिकार था ना। तो हम क्यों धीरे-धीरे करके जकड़ते गए? मुझे लग रहा है वैदिक काल में तो हम ज़्यादा फ्री थे, लड़कियाँ ज़्यादा पावरफुल थीं, उनको अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा लड़कों के साथ ही दी जाती थी गुरुकुल में, उनको अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी ना। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि कुछ राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। कुछ एक स्टेट्स जो हैं स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वो इस तैयारी में हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें जो लीगल प्रोविजंस हैं वो कहीं न कहीं जो आपके केस में सुप्रीम कोर्ट की 2006 की जजमेंट थी, उसके बाद जो इस तरह की रिलेटेड जजमेंट आई शक्ति वाहिनी केस में, तो उनके साथ कहीं न कहीं कोलाइड करती है, कंट्राडिक्ट करती है कुछ चीज़ों को, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल। आप ग्राउंड पे किस तरह से देखती हैं इन चीज़ों को? देखिए जो संवैधानिक अधिकार है उसमें हम आर्टिकल 21 को अगर देखें तो हमें स्वतंत्रता है कोई भी धर्म अपनाने के लिए। तो ये तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा और ये एंटी कन्वर्जन लॉ है जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन अपराध है, जबकि संविधान में माना गया है कि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन अपराध नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें अलग हो गई। अगर जो मेरा जजमेंट है उसमें ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति बालिग है वो अपना शादी कर सकता है किसी भी धर्म से, किसी की जाति के लड़के से, किसी से भी चुन सकता है। तो वो जजमेंट अगर संवैधानिक है तो फिर एंटी कन्वर्जन लॉ तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि आपने शादी के लिए तो नहीं धर्म बदला है।
तो ये शक के दायरे में आप पूरा उसको ले आते हैं कि अगर कोई सहमति है किसी महिला की, किसी नारी की, तो वो आप अगर वो धर्म परिवर्तन करके शादी करती है, तो आप तो उसको पहले ही शक के दायरे में ले आए। तो ये जो तो मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल, जो स्पेशल मैरिजेज़ एक्ट है, जी। तो क्या उसमें भी अब इस तरह की परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं? नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट तो ये नहीं कहता है कि आप धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। आप मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट में कि आप अपने 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 धर्म को फॉलो करते हुए शादी कर सकते हैं। तो अगर अब ये एंटी कन्वर्जन लॉ आने के बाद में तो अगर कोई व्यक्ति धर्म मान लीजिए अगर ठीक है हमारे जो साथी का धर्म है, हम उसको ही अपनाना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद में अगर उसने शादी से पहले या शादी के बाद में वो धर्म अपनाया, तो वो तो एक क्राइम के रूप में आ जाएगा। अगर ये लॉ आता है तो फिर तो वो एक क्राइम बन जाएगा, फिर वो उसकी सहमति असहमति तो कोई मायने ही नहीं रखती है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये तो बहुत विरोधाभासी मतलब जो संवैधानिक अधिकार हैं और जो जो राज्यों की जो मंशा है, वो बिल्कुल एक-दूसरे के विपरीत है। और राज्यों की मंशा और संविधान मुझे लग रहा है कि राज्यों की मंशा पॉलिटिकल नेताओं की मंशा है और संविधान सबके लिए है। तो ये बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। लता जी, आपके केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2006 में, उसमें काफ़ी सारे गाइडलाइंस थे जो कि इंटरकास्ट फेथ कपल्स के इंटरेस्ट को देख के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अ, बनाई गई थी। उनमें से कितनी गाइडलाइंस हैं जो ग्राउंड पे फॉलो होती हैं, और कौन-सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ग्राउंड पे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? अगर ग्राउंड की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है 20 साल पहले और अभी में। सबसे पहली बात कि अभी तक डिपार्टमेंट अवेयर नहीं हुए हैं कि उनको क्या करना है। पुलिस डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही अवेयर नहीं है इस बारे में कि उनको एफआईआर नहीं दर्ज करनी है, पहले ही बता चुकी हूँ। डीएम, एसपी इस बात के लिए नहीं अवेयर हैं कि उनको कपल्स को तुरंत सुरक्षा देनी है। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे सुरक्षा के नाम पे क्या किया जाता है कि किसी भी लड़की को तो किसी न किसी होम में भेज दिया जाता है जब वो ये कहती है कि मैं वापस घर नहीं जाऊँगी। और मतलब हम लोग बहुत समय से ये माँग कर रहे हैं कि हर स्टेट में, हर ज़िले में सेफ हाउस होने चाहिए जहाँ कपल्स रह सकें। वो दोनों एक साथ में रह सकें। तो कुछ-कुछ स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, वहाँ पे हैं, राजस्थान में बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं पर कपल्स हाउस नहीं है। साथ में ये कि बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट हों, इस जो भी कानूनी कार्रवाई होती हैं उसके लिए। एक वन स्टॉप सेंटर इस तरीके का हो जहाँ कपल्स की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह हो। जहाँ पे वो चाहे उनको शादी करनी है या शादी के बाद में अगर होपलेस हो जा रहे हैं तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर उनको लीगल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस तरीके का कोई सेंटर होना चाहिए जो वन स्टॉप है, जहाँ पे सब कुछ है। तो ये चीज़ें हैं जो हैं भी गाइडलाइन में हैं और बाकी कई-कई समय-समय कुछ लोग जो हैं थोड़े-से अवेयर हैं, वो बोलते भी रहे हैं, पर वो ज़मीनी स्तर पे अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, नहीं है वो। जैसा आपने बताया कि कुछ राज्यों में अभी सेफ हाउसेस नहीं हैं, और कुछ राज्यों में सेफ हाउसेस हैं। हुँ। जिन राज्यों में हैं, वहाँ इनका मेंटेनेंस और किस तरह की बेसिक सुविधाएँ दी जाती हैं? देखिए सेफ हाउस के लिए सरकार कोई जगह नहीं देती है, या तो वो एनजीओ किसी न किसी की मदद से कि किसी का घर या फिर या किराए का कोई भी लेते हैं और आपसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही उनका खर्च लाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, वो इतना नहीं होता है कि एक कपल्स अपना सर्वाइव कर पाए। दूसरे वो इस तरीके के होते हैं कि 3-4 कमरे हैं और 1 वॉशरूम है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि कपल्स ज़्यादा हैं लेकिन हमें उनकी और जगह कम है पर सुरक्षा के हिसाब से हमें उनको रखना है तो वो प्राइवेसी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेफ हाउस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हमको या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या वो अपने अपने ही उसमें रखे, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जहाँ पे कपल्स को रहने के लिए जगह जितनी उसको चाहिए, बाकी अब थोड़ी-सी उनको प्राइवेसी वो सारी चीज़ें हो सकें। साथ ही
उन थानों को भी ये पता होना चाहिए कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में ये कपल सेफ हाउस हैं, ताकि उनके पास में जब कोई कपल्स जाए तो वो उनको वहाँ पे भेज सकें। साथ ही ये भी होना चाहिए कि सेफ हाउस में हर कोई व्यक्ति की एंट्री नहीं हो। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी तंत्र है, वो इस तरह के कपल्स को कितना सपोर्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब उनके पास में कोई केस जाता है तो सबसे पहले कि उनका ये मानना होता है कि ये तो घर का ही मामला है, आपस में बैठ के निपटा लो। उनको ये लगता नहीं है कि ये संवैधानिक मामला है, उनकी स्वतंत्रता का प्रश्न है, उनका अधिकार का प्रश्न है। उनको ये लगता ही नहीं है। मतलब पसंद से अपने जीवन साथी को चुनना, हम ये समाज और डिपार्टमेंट दोनों ही अभी इस चीज़ को स्वीकार करना। स्वीकार ही नहीं कर पाए हैं कि ये इनका कोई संवैधानिक अधिकार है। उनको लगता है कि गलती कर दी है, अभी समझ जाओ, अभी वापस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, माँ-बाप हैं, तो इन्होंने तुमको पाला है, ये तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। अच्छा नहीं रहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या कि देखो पिता तुम्हारे रो रहे हैं। आप ये समझिए, एक हमारे पास केस आया था, उसमें फादर ने बोला कि हम लोग स्वीकार करते हैं, कर लिया है हमने। हम बस इतना चाहते हैं कि आप थाने में बुला के, आप अपनी निगरानी में थाने पर बुला के हमें दूर से मेरी बेटी को दिखा दें, ताकि हम ये श्योर हो जाएँ कि मेरी बेटी ज़िंदा है। हम लोगों को भी लगा कि ये तो मतलब ठीक है, पिता के नाते एक सही इमोशन है। और हमने जब बुलाया, उसको दिखाया, तो फादर जेब में ही कोई पॉइज़न वग़ैरह लेके आया था, उसने तुरंत अपने मुँह में डाल लिया। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह के जो ब्लैकमेल या इस तरह की चीज़ें होती हैं, अ, आपकी एक साथी हैं, आपके साथ काम करती हैं, उनके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उनके हस्बैंड का हुँ। मर्डर हो गया था। हाँ, तो एक्चुअली वो जाट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हैं और जयपुर में ही रहती हैं, और उन्होंने जो अपना जीवन साथी चुना वो नॉर्थ साउथ इंडियन था, जो इंजीनियर थे, और हालांकि वो भी जयपुर में ही रहते थे। तो उनके साथ उनका अफेयर हुआ और उनको लगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जीवन साथी हैं, तो उन्होंने उनको चुना, शादी की। शादी के बाद में माँ बाप का जैसा होता है विरोध, वैसा ही हुआ। उसके बाद में कुछ समय बाद में, एक एक डेढ़ साल बाद में, उन थोड़ा फ़ोन आने, उनके मम्मी के फ़ोन आने शुरू हुए, थोड़ा बातचीत शुरू हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम तुमसे बात तो करते ही हैं और हम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तुम अपनी लाइफ़ में खुश हो तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आके एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं, घर पे आके मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए कल। तो अगले दिन जब वो गए हैं तो मदर, फादर, भाई और वो अपने साथ में एक शूटर को लेके गए थे। उस व्यक्ति को वो कभी नहीं जानती थी। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो ये तुम्हारी मौसी का लड़का है, तुम्हारा भाई ही है। हालाँकि वो नहीं जानती थी। उसने कहा ठीक है, उसको पानी दिया। उसके बाद उसने बोला कि उनके अपने हस्बैंड को बुलाओ। तो उन्होंने कहा हाँ, वो रात में थोड़ा लेट आए थे, अभी बुलाती हूँ। अंदर जाके उसने अपने हस्बैंड को जगाया और बाहर भेजा कि मदर फादर आए हुए हैं, तो एक बार मिल लो। तो वो जैसे ही मिलने के लिए ड्राइंग रूम में आए, तो वैसे ही उन्होंने फायर 3-4 फायर की उसके ऊपर। तो उसकी आवाज़ सुन के वो भाग के आई। उस समय वो 5-6 महीने की प्रेग्नेंस थी। तो उसने अपने हस्बैंड को देखा तो वो चीखी। चलो, उसके हस्बैंड के साथ में उसकी मदर और उसकी सिस्टर भी रहती थी। तो वो चीखी जल्दी, तो लेकिन उनके मदर फादर ने, जो मेरी साथी, उनके मदर फादर ने क्या किया, वो उसको ही खींच के ले जाने लगे बाहर, अपने साथ ले जाने के लिए। तो बाहर ये फायर की आवाज़ सुन के और चीख पुकार सुन के, बाहर पड़ोस में एक लेडीज़ थी, वो डंडा लेके ही आई और उन्होंने मारा उसके हाथ पे, जो शूटर था उसके हाथ पे। तो फिर वो छुड़ा लिया। तो वो सारे फिर कि जल्दी से, अब भीड़ आने लगी इनका कि जल्दी से भाग चलो। तो वो सभी लोग तो गाड़ी में बैठ के भाग गए
और ये अपने किसी तरीके से हस्बैंड को मतलब कोशिश कर रही थी कि उठा के गाड़ी में डाले और हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तक ले जाए। तो किसी तरीके से डाला उसको, पास के जो हॉस्पिटल था उसमें लेके गई, तो पास के जो बिल्कुल पास का हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि ये हम नहीं ले सकते एडमिट नहीं हैं। करें। हाँ, फिर जो सरकारी हॉस्पिटल था उसमें लेके लेके गई, तो फिर वहाँ पे तो बता दिया कि इनके डेथ हो गई है। तो उसके 4 से 5 महीने बाद उसका बेटा हुआ है। तो अभी उसकी फैमिली में जेंट्स के नाम पे सिर्फ वो बेटा ही है। उसके हस्बैंड अकेले ही थे अपने मदर के, तो वो मदर है, उसकी हस्बैंड की सिस्टर है, मेरी साथी है और वो बेटा है। तो ऐसे केसेस में मैं हमेशा ही, मेरे पास जो लोग आते हैं वो उनसे मैं बोलती हूँ कि आप कभी इमोशनली ब्लैकमेल मत हों, और कभी धोखा इस कि नहीं माँ बाप ही हैं, भाई बहन हैं, इस सोच के साथ में धोखा मत खाएं। आप निकली हैं घर से तो ठीक है, एक शादी करके भी तो एक लड़की जाती है, और कभी कभी ऐसा नहीं आती है, सालों नहीं बात करते हैं, ठीक है, तो वो आप सोच के निकलिए घर से कि नहीं ठीक है एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं, पर इनका रेशियो बहुत कम है, और वो एक्सेप्ट करने के नाम पे, मिलने के नाम पे, वापस बुलाने के नाम पे ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो अपनी जान गंवाते हैं, चाहे वो एक फैमिली के द्वारा हो, चाहे वापस बुला के वो पूरी भीड़ के द्वारा हो। जो आपका लीगल फाइट आपने शुरू की और 2006 में उसमें फैसला आया, क्या वहाँ पे आपके संघर्ष जो हैं, जो स्ट्रगल आपका है, वो वहाँ ख़त्म हो गया या अभी तक जारी है? वो स्ट्रगल अभी तक जारी है। अगर हम किसी का मर्डर कर देते हैं तो भी 14 साल ही सज़ा होती है। 25 साल हो गए हैं मेरी शादी को। 2006 में जो निर्णय आया उसके साथ में मेरी प्रॉब्लम्स ये ख़त्म हुई कि किसी के ऊपर लीगल ऑफेंस नहीं रहा। मेरी सिस्टर इन लॉ को मुझे कोर्ट नहीं ले जाना पड़ा। एक मेरी गरिमा, मेरी स्वतंत्रता का इतना सम्मान रखा गया कि हाँ, बताया कोर्ट ने कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है जो हर युवा कर सकता है। वो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि अभी तक मैं अपनी प्रॉपर्टी से मतलब मेरी भाइयों की प्रॉपर्टी से मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैंने अपना घर छोड़ा है तो मेरे लिए प्रॉपर्टी बहुत छोटी-सी बात है। जहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, वहाँ संपत्ति तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। पर मेरी जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, वो वहीं पे वैसे ही छोड़ के चले आए हैं, तो उस पे अपने कब्ज़े के लिए मैं आज तक लड़ाई कर ही रही हूँ। अभी तक डीएम, एसपी भी इस बात को नहीं समझ पाए। हर बार जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद जाती हूँ तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है एसपी को कि मुझे सुरक्षा देना उनकी ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार। हाँ, तो ठीक। वो कहते हैं कहाँ लिखा है? निर्देश में दिखाइए। तो कई बार मैं उसको हाइलाइट करके ले जाती हूँ कि देखिए, कई बार उनका क्वेश्चन होता है हमारे पास यही काम है कि हम आपको सुरक्षा दें, या फिर हम पहले जाँच करवाएँगे कि आपको वाक़ई में भी कोई खतरा है भी या नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीएम कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि तो वो हमारा सपोर्ट करते हैं हाँ कि ठीक है, इन खेतों की पैमाइश करवाई जाए, इनका कब्ज़ा दिलाया जाए। लेकिन जब तक वो फ़ाइल की कागज़ी कार्रवाई चलती है तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या करवा दिया जाता है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ खतरा मुझे मेरे ही भाइयों से हो। जिस तरीके का उत्तर प्रदेश का कल्चर है कि पॉलिटिकल रंजिश और चीज़ें रंजिश, तो मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मेरे भाइयों के जो अगेंस्ट लोग हैं वो मुझे मरवा देंगे। इस बीच कभी वापस घर देखने की इच्छा हुई कभी उस तरफ? हाँ, जब मैं 22 साल बाद गई थी गाँव फर्स्ट बार फर्रुखाबाद अपने वही ज़मीन के लेके, तो जब हस्बैंड के खेत जहाँ पे उनके डीएम के आदेश के हिसाब से एक खेत की पैमाइश हुई है कि मतलब इतनी बाउंड्री इनकी है, क्योंकि लोगों ने उस पे भी कब्जा कर लिए हैं। जब अपने गाँव से बिल्कुल किनारे से निकल के आई तो
3 या 4 बजे का टाइम रहा होगा, गर्मियों में सब सोते हैं और मैंने बाकी लोगों से पता किया था कि गाँव में इस समय मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ उस घर में नहीं है। कि कुछ लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग पास की सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, फ़र्रुखाबाद। तो ये मेक श्योर कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं एक बाहर से एक बार अपना घर तो देख के आ जाऊँ। तो मैं सिक्योरिटी मेरे साथ में ही थी, हालाँकि उन लोगों ने मना किया कि हमें इस तरीके का कोई आदेश नहीं दिया गया है कि आप अपने घर जाएँगी। पर उनको थोड़ा-सा बताया तो फिर गए, तो हम अपने दरवाजे तक जाके, जैसे गाँव में इस तरीके का रोड तो होती नहीं है, बहुत खुली-खुली चीज़ें होती हैं, बड़े-बड़े मकान होते हैं। तो मैं अपनी गाड़ी को लेके गई और दरवाजे के पास में जाके मैंने 1 मिनट खड़ी की और अपने दरवाजे को देखा और वापस आ गई। माताजी, पिताजी के साथ किस तरह का आपका रिलेशन था? मेरे फ़ादर जो थे आर्मी मैन थे और मेरी दीदी, हम 7 भाई-बहनों में मेरी दीदी सबसे बड़ी थी और मैं 5 भाइयों के बाद में सबसे छोटी थी। तो मैं अपने फ़ादर की बहुत लाडली बेटी थी और मैंने अपना बचपन इतना अच्छा जिया है जब तक कि मेरे फ़ादर थे। और मेरे फ़ादर बहुत खुली मानसिकता के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं घर के अंदर रह के चूल्हा-चौका सीखूँ, गुड़िया-गुड्डे के खेल खेलूँ। उन्होंने हमेशा मुझे बाहर के खेल, मेरे फ़ादर जो हॉकी और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, प्लेयर थे। तो वो हमेशा जब वॉलीबॉल खेलने जाते थे मुझे साथ में लेके जाते। तो हमारी एक टीम घर में ही बन जाती थी, फ़ादर, मैं और 4-5 लड़कों के साथ में बहुत हेल्दी थी कि इनके साथ में कबड्डी खेलो और जीतना नहीं है, जीतना है एकदम उनको 4-5 पकड़ेंगे तुमको और तुमको अकेले ही रहना था। तो मेरा बचपन मेरा इतना अच्छा गुज़रा है, पर वो सारी चीज़ें फ़ादर के साथ ही चली गई। फ़ादर ने कभी नहीं सिखाया कि कोई कुछ कह दे तो चुपचाप मुझे आके बताना। मेरी मदर को एजुकेशन में पढ़ती थी, मेरी मदर ने कहा कि हमेशा कोई लड़का तुमको कोई लेटर दे, कुछ कहे तो घर पे आके चुपचाप मुझे बताना, भाइयों से मत कहना, पापा से मत कहना। मेरे पापा ने कहा कि तुमको अगर कोई कुछ कहे ना तो तुम वहीं पे उसको ठोक-पीट के, अच्छे से ठोक-पीट के आना, अगले दिन मैं जाके स्कूल में सब सँभाल दूँगा। और मैं पापा की बातों को फ़ॉलो करती थी। और ऐसा कई बार हुआ कि अगर वहाँ पे किसी ने मुझसे कुछ कहा तो अच्छे से मार-पीट करके आई हूँ और बोल दिया है पापा को आके कि आज मैं पीट के आई हूँ, अब कल जाके आप प्रिंसिपल से बात कर लेना। उसी और उस समय मैं अपने भाइयों की भी बड़ी लाडली थी। तो ऐसा होता था कि मतलब फ़ादर से कुछ कहना है तो वो मैसेज मेरे द्वारा जाते थे भाइयों के, पापा से ऐसा बोल दो, या किसी भाई ने डाँट दिया है तो वो शाम के टाइम तक वो डर के पापा आएँगे तो लता बोल देंगी। तो वो बटरिंग करना कि ठीक है कल तुमको ये दिला के लाएँगे, वो दिला के लाएँगे। पापा का मनाने का तरीका था कि फ़ादर मैं नाराज़ हो जाती थी तो पापा कहते थे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें डाँट दिया, कल मैं तुम्हारे लिए एक छोटा-सा बंदर का बच्चा लाऊँगा। इस तरीके का। और उस गाँव में, उस घरांगन में मैं बहुत एक टॉम बॉय की तरह, मतलब एक बॉस की तरह रही हूँ, जब तक फ़ादर थे उस समय तक। और फिर वहाँ जाके एकदम घर पे जाके और चोरों की तरह, अपराधी की तरह वापस आना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मतलब समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत खुश हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं कि जहाँ पे लड़कियों को आपने शादी की और पता चला दहेज के लिए मार दिया गया, वापस आ गई मैं। अपने पुलिस थाने में बैठ के रोज़ ही देखती हूँ, जहाँ अरेंज मैरिज के क्या हश्र हो रहे हैं। तो वहाँ पर अगर लड़की अपने पसंद से किसी को चूज़ कर लेती है तो ये नॉट अ बिग डील। तो मैंने ऐसा कौन-सा अपराध कर दिया जो मैं अपने दरवाज़ा खटखटा भी नहीं सकती हूँ अंदर जाने के लिए, जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन गुज़ारा है। पर ठीक है, लाइफ़ गुज़र रही है, चलते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप? कोई और बात आप कहना चाहती हैं? मैं डिपार्टमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मुझे लगता है सेकेंडरी हैं।
सबसे अगर कोई बदलाव हम लाते हैं तो सबसे पहला बदलाव हमें अपने परिवार से ही लाना चाहिए। तो मेरा माता-पिता से ये कहना है कि वो प्लीज़ अपने बच्चों की भावनाओं को समझें, उनकी पसंद का सम्मान करें और वो उनके लिए इतने इज़्ज़त को आप इतना बड़ा मत बनाइए कि जो अपने बच्चे की जान लेके अगर आपको अपनी इज़्ज़त रखनी पड़े, तो कहीं न कहीं तो उनको भी कचोटता होगा ना, जान लेने के बाद भी कैसे खुश रह सकते हैं वो? कभी न कभी तो इमोशनली कमज़ोर हुए होते हैं। तो कब ऐसा समय आएगा जब लोग प्रेम को अधिकार या ऐसा कोई समाज कब बनेगा जब लोग पसंद को बहुत सम्मान देंगे, उसको अपराध नहीं मानेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने परिवार से शुरू करें। मेरा बेटा है, 24 साल का बेटा है, वो किसी लड़की को पसंद करता है, बता दिया है, मुझे बताया उसने बहुत मतलब और मैंने उसके मतलब उसके फ़ैसले का सम्मान किया है क्योंकि मैं भी उसी रास्ते की एक राहगीर हूँ। तो और मैं यही चाहती हूँ कि हर पिता ने, हर माँ-बाप ने कभी न कभी यंग टाइम में अपनी उनका भी कोई न कोई पसंद रही होगी और उन्हें भी कचोटता होगा कि अगर मैंने उससे शादी की होती या उसे अपना चुना होता तो शायद मेरा जीवन किसी और तरीके का होता। तो उसी फीलिंग को वो स्ट्रॉन्ग करें और प्लीज़ इज़्ज़त को इतना बड़ा ना बनाएँ कि जहाँ पे अपने बच्चों का ही बलिदान देना पड़े। और रीत-रिवाज, परंपराएँ, संस्कृति अच्छी बात है, उनका सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है। पर वो कानून से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये बात परिवार को भी समझनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट्स को भी समझनी पड़ेगी। क्योंकि रीत-रिवाज को फ़ॉलो डिपार्टमेंट भी करते हैं, पुलिस भी करती है, कानून से ज़्यादा। तो आई होप कि ऐसा समय जल्दी आए जब हम ऐसे माहौल को देख सकें। Thank you so much, Lata ji. Thank you for your time.